Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about different types of lasers. Lasers are classified into four types based on the type of laser medium used. लेज़र जो है उनको हम चार डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। यानी जिस भी किस्म का लेज़र मीडियम या एक्टिव मीडियम हम उस लेज़र के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसकी टाइप की बेस पे हमने जो लेज़र है उसको भी चार तरह से क्लासीफाई किया है। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास हैं सॉलिड स्टेट लेज़र्स। अब सॉलिड स्टेट लेज़र का नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर हमारा जो एक्टिव मीडियम होगा वो एक सॉलिड सब्सटेंस होगा। सो अ सॉलिड स्टेट लेज़र इज़ अ लेज़र दैट यूजेस सॉलिड एज अ लेज़र मीडियम। इसके अंदर हम किसी भी किस्म का सॉलिड मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं और वो सॉलिड मटेरियल क्या हो सकता है, इट मे बी अ ग्लास और क्रिस्टलाइन मटेरियल। ये हमारे पास ग्लास भी हो सकता है और किसी किस्म का क्रिस्टलाइन मटेरियल भी हो सकता है। अब हमें पता है कि जो लेज़र्स हैं उनको बेसिकली हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, दूसरा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर आपके जो एटम्स हैं उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, यानी इरेगुलरली एटम्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे मौजूद होते हैं। और उसके ऑपोजिट हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी एक रेगुलर ऑर्डर होता है, एक तरतीब से जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जुड़े हुए होते हैं। सो हम किसी क्रिस्टलाइन मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ लेज़र मीडियम और ग्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लास हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं है, यानी इसके अंदर एटम्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते। सो हम ग्लासी मटेरियल जो है उनको भी यूज़ कर सकते हैं और किसी क्रिस्टलाइन मटेरियल, ये दोनों बेसिकली सॉलिड्स की टाइप्स हैं। तो किसी भी किस्म का सॉलिड मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। अब किस किस्म का मटेरियल हम यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम ऐसा है, कौन सा सॉलिड ऐसा है जिसके अंदर लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करवाया जा सकता है या जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो जो भी मटेरियल हमारी लेज़र करेक्टरिस्टिक्स पूरा को होल्ड करता है या जिसके अंदर लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करवाया जा सकता है उसे हम एक लेज़र मीडियम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो, चाहे वो एमॉर्फस हो या वो पॉलीमेरिक सॉलिड हो। Ions are introduced as impurities into host materials which can be a glass or crystalline. अब किस तरह से हम उस सॉलिड मटेरियल को एक्टिवेट करते हैं, किस तरह से उसके अंदर लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ आइंस जो हैं वो एक इम्प्योरिटी के तौर पे उस होस्ट मटेरियल में ऐड करते हैं। होस्ट क्या है, हमारा वो सॉलिड का पीस है जिसको हम एक लेज़र मीडियम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अब वो ग्लास भी हो सकता है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है। उस ग्लास में या उस क्रिस्टल में हम क्या करते हैं, आइंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी उसके अंदर मिक्स अप कर देते हैं कुछ आइंस जो कि एक इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटीज़ ऐड करने का, इसको हम डोपिंग कहते हैं। अब डोपिंग क्यों करवाई जाती है या इम्प्योरिटीज़ क्यों करवाई जाती है, इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लेज़र से अचीव कर सकें। अब सबसे पहले तो हमने लेज़र के लिए एक ऐसा मीडियम बनाना होता है जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करे, यानी जिसके अंदर लेज़र एक्शन प्रोड्यूस किया जा सके। उसके बाद सेकेंड जो हमारी डिमांड होती है वो ये है कि इस मीडियम को यूज़ करने से हमें किस कलर की या किस वेवलेंथ की जो लेज़र लाइट है वो यहाँ से मिलेगी। क्योंकि जो डिफरेंट मीडियम होते हैं उनके अंदर दो लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस भी डिफरेंट होता है। यानी हम क्या करते हैं, बेसिकली एटम्स को पहले एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं और फिर एक्साइटेड स्टेट से स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए ग्राउंड स्टेट में लेकर आते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में जितना भी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी की या उतनी वेवलेंथ की जो लाइट है या उस कलर की जो लाइट है वो हमें आउटपुट में मिलेगी। सो हम जिस भी कलर की या जिस भी वेवलेंथ की लाइट हम उस लेज़र के ज़रिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस पे उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं। यानी हम ऐसे मीडियम बनाते हैं जिनके अंदर वो एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट करें जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जिस एनर्जी की लेज़र हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। सो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग हम मटेरियल जो हैं उनको भी वेरी करते हैं या उसके अंदर समटाइम हमें इम्प्योरिटीज़ भी ऐड करनी पड़ जाती हैं ताकि हमें रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल्स मिल सकें या वो स्टेट्स मिल सकें जहाँ से उस वेवलेंथ की या उस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हो जो कि हम चाहते हैं। अब किन मटेरियल्स को हम एक इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड कर सकते हैं। यूजुअली जो हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स सच एज सीरियम, टर्बियम, न्यूडियम या क्रोमियम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम इम्प्योरिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
They are most commonly used as dopants because their operational thresholds can be reached at relatively low intensities of laser pumping. अब दो चीज़ों का मैंने जिक्र किया कि एक हम वो मीडियम यूज़ करते हैं जिसमें मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करे, या जब हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ करते हैं उसके रीज़न ये होती है कि हमें डिफरेंट कलर्स के या वेवलेंथ्स की लाइट मिल सके। इसके अलावा इन एलिमेंट्स को यूज़ करने का मकसद ये है कि इनको जब हम यूज़ करते हैं लेज़र मीडियम के अंदर, तो हमारा जो लेज़र थ्रेश होल्ड है, यानी जहाँ पे हमारा लेज़र एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लेंगे, वो हमें बहुत जल्दी मिल जाता है एट रिलेटिवली लो इंटेंसिटीज़ ऑफ लेज़र पंपिंग। यानी बाहर से हम एक जो सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, पंपिंग सोर्स, जो कि एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेके जाता है, और फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए भी उस मीडियम को जो है वो पंप करता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना फोटोन थ्रो करवाते हैं तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। अब वो जो फोटोन उसके ऊपर थ्रो करवा रहे होते हैं वो बेसिकली एक्सटर्नली हम कोई लाइट का सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो लाइट हम उस मीडियम के ऊपर फॉल करवा रहे होते हैं। अब जो एक्सटर्नल सोर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम पंपिंग सोर्स कहते हैं। अब उस पंपिंग सोर्स में बेसिकली हम लाइट जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की लाइट जो है वो उस मीडियम के ऊपर फॉल करवा रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो अगर हम इन मीडियम को, इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं एज अ डोपेंट या एज एन इम्प्योरिटी अपने सॉलिड मटेरियल के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है कि हम बिल्कुल लो इंटेंसिटी की, यानी थोड़ी सी लाइट ही अभी हम उसके ऊपर थ्रो करवाते हैं और फ़ौरन से हमारा जो लेज़र एक्शन है वो अचीव हो जाता है, यानी फ़ौरन से जो है उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो हम अचीव कर लेते हैं। तो इस वजह से भी हमें इन मीडियम को एक इम्प्योरिटी के तौर पे ग्लास में यूज़ करते हैं। मटेरियल सच एज सफ़ायर, न्यूडियम डॉप्ड यट्रियम एलुमिनियम गार्नेट, ये हमारे पास एन डी यॉग जो है ये इसका एब्रीविएशन है न्यूडियम डॉप्ड यट्रियम एलुमिनियम गार्नेट का। न्यूडियम डॉप्ड ग्लास एंड यट्रियम डॉप्ड ग्लास आर यूज्ड एज होस्ट मटेरियल्स फॉर लेज़र मीडियम। अब यहाँ पे एक हमारे पास सफ़ायर है, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको भी हम यूज़ करते हैं होस्ट मटेरियल के तौर पे, या न्यूडियम डॉप्ड यट्रियम एलुमिनियम गार्नेट। अब यट्रियम एलुमिनियम गार्नेट जो है ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक क्रिस्टल है, और इसमें न्यूडियम को जो है वो हमने एक इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड किया है। इसी तरह न्यूडियम डॉप्ड ग्लास, यानी ग्लास के अंदर अगर हम न्यूडियम को एज एन इम्प्योरिटी यूज़ करें तो उसे हम न्यूडियम डॉप्ड ग्लास कहेंगे। एंड यट्रियम डॉप्ड ग्लास, तो ये इसमें भी हम जो है ग्लास हमारा होस्ट मटेरियल है, और ये टर्बियम या येट्रियम यहाँ पे मिस्टेक है, इसको येट्रियम बेसिकली हमारे पास एलिमेंट है, तो येट्रियम को हम एज अ इम्प्योरिटी इसके अंदर ऐड करते हैं। आउट ऑफ दीज न्यूडियम डॉप्ड येट्रियम एलुमिनियम गार्नेट या एन डी यॉर्क जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब एन डी यॉर्क जो है वो इन सब में से ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला हमारे पास होस्ट मटेरियल है, या ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉलिड है जिसको हम लेज़र के अंदर यूज़ करते हैं। द फर्स्ट मटीरियल यूज फॉर लेज़र्स वॉज सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल्स। अब सबसे पहले जो हमने सॉलिड लेज़र जो बनाया था उसके अंदर हमने रूबी क्रिस्टल जो है उसका इस्तेमाल किया था। अब रूबी जो है ये हमारे पास एलुमिनियम का ऑक्साइड है, और इसके रेड कलर की वजह से जो है वो इसको हम रूबी नाम देते हैं, यानी रूबी जो है हमारे पास इसका लिटरल मीनिंग रेड है, तो ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है और लिटरल मीनिंग इसका रेड है, तो उस क्रिस्टल के रेड कलर की वजह से हमने इसको रूबी क्रिस्टल का नाम दिया। बेसिकली ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। रूबी लेज़र्स आर स्टिल यूज्ड फॉर फ्यू एप्लीकेशंस। अब कुछ एप्लीकेशंस की वजह से हम अभी तक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कॉमन बिकॉज ऑफ देयर लो पावर एफिशिएंसीज। अब उन लेज़र्स की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम होती है। एफिशिएंसी मतलब बहुत ज़्यादा लाइट हमें इनपुट उसके ऊपर थ्रो करवानी पड़ती है, फिर हमें कहीं जाके थोड़ी बहुत आउटपुट में लेज़र लाइट जो है वो मिलती है। तो जहाँ भी आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम हो, हम कहते हैं इस डिवाइस की एफिशिएंसी बहुत कम है। तो आपके पास जो रूबी लेज़र्स हैं ये हमारे पास सबसे पहला बनाया जाने वाला सॉलिड स्टेट लेज़र था, लेकिन अब चूँकि हम और एडवांस लेज़र्स बना चुके हैं, रूबी लेज़र जो है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि अब यूज़ होने वाली लेज़र्स की है, इसलिए इसको हम ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं ऐसी जिनकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। इन दिस लेज़र अ रूबी क्रिस्टल इज़ यूज एज अ लेज़र मीडियम। अब उसके अंदर रूबी क्रिस्टल जो है उसको हम लेज़र मीडियम के तौर पर यूज़ करते हैं। In solid state lasers, light energy is used as a pumping source. Light sources such as flash tube, flash lamps, arc lamps, or laser diodes are used to achieve pumping.
अब तीन हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं लेज़र के अंदर, हम पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास मिरर असेंबली है जो कि किसी लेज़र के लिए क्रूशियल होती है। इसके अलावा एक एक्टिव मीडियम होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और तीसरी चीज़ होती है हमारा पंपिंग सोर्स, जो कि पहले एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से स्टिमुलेटेड एमिशन करवा के उनको ग्राउंड स्टेट में लेकर आएगा। तो वो हमारा पंपिंग सोर्स ये सारा काम कर रहा होता है। अब जो हमारे पास सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं उनके अंदर हम लाइट एनर्जी को एज अ पंपिंग सोर्स यूज़ करते हैं, यानी किसी भी किस्म की एनर्जी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइट हो सकती है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है, हीट हो सकती है, यानी किसी भी किस्म का एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड स्टेट लेज़र्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर लाइट एनर्जी जो है उसको हम पंपिंग सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। अब वो जो लाइट सोर्स है वो क्या हो सकता है, वो हमारे पास फ्लैश ट्यूब हो सकती है, फ्लैश लैम्प्स हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप्स के लाइट सोर्सेज का यहाँ पे हमने जिक्र किया है। इन सारे लाइट सोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पंपिंग सोर्स। Semiconductor lasers do not belong to this category because these lasers are usually electrically pumped and involve different physical process. अब जो सेमी कंडक्टर होते हैं बेसिकली होता है तो वो भी हमारे पास एक क्रिस्टल है, जर्मीनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है, उसके अंदर हमने डोपिंग की होती है। तो लेकिन सेमी कंडक्टर लेज़र जो है वो सॉलिड स्टेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो उसके अंदर हम लाइट को एज अ पंपिंग सोर्स यूज़ नहीं करते, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पंपिंग की जाती है, यानी आप बैटरी या करंट के ज़रिए वहाँ पे पंपिंग करवाते हैं। सो एक तो ये रीज़न है कि इलेक्ट्रिकल पंपिंग करवाई जाती है। दूसरा, उसके अंदर जो लेज़र एक्शन हो रहा होता है वो प्रोसेस जो है वो भी डिफरेंट होता है जो सॉलिड मटेरियल के अंदर हो रहा होता है। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन या ग्लास के अंदर हम लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम सॉलिड स्टेट लेज़र कहते हैं, उसको हम अलग से कैटेगराइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू सेमी कंडक्टर लेज़र, यानी सेमी कंडक्टर लेज़र्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट लेज़र्स की कैटेगरी में नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे पंपिंग सोर्स डिफरेंट होता है, दूसरा उसके अंदर जो लेज़र का प्रोसेस हो रहा होता है वो भी सॉलिड स्टेट के मुकाबले में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव गैस लेज़र। अब इसका भी नाम इंडिकेट कर रहा है कि गैस लेज़र्स के अंदर हमारा जो लेज़र मीडियम या गेन मीडियम होगा इट विल बी मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके अंदर हम डिफरेंट गैसेस का जो मिक्सचर है उसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्टिव मीडियम। दिस मिक्सचर इज़ पैक्ड अप इनटू अ ग्लास ट्यूब। फिर उस गैस को, चूँकि गैस हमें पता है वो जितना भी वॉल्यूम होता है उसमें एक्सपैंड कर जाती है, तो इसलिए हम एक ग्लास ट्यूब जो है वो यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम उस गैस को इनक्लोज करते हैं। द ग्लास ट्यूब फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ गैसेज एक्ट एज एन एक्टिव मीडियम और लेज़र मीडियम, और फिर उस ग्लास ट्यूब को जो है वो हम एक एक्टिव मीडियम के तौर पे अपने लेज़र के अंदर यूज़ करते हैं। अब अगेन यहाँ पे भी गैसेस का मिक्सचर क्यों यूज़ किया जाता है, उसके लिए हम लोग हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो छोटे लेवल पे पढ़ चुके होंगे। तो लेज़र करेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने के लिए जो है वो हम डिफरेंट गैसेस का जो है वो मिक्सचर यूज़ करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने आइंस को जो है वो यूज़ किया था एज एन इम्प्योरिटी हमारे सॉलिड स्टेट लेज़र के अंदर। तो इन सब चीज़ों का मिक्सिंग करने का मकसद ये होता है कि एक तो हम लेज़र एक्शन जल्दी अचीव कर लें, पॉपुलेशन इन्वर्जन जल्दी अचीव कर लें, या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस किस्म का लेज़र जो है वो हमें यहाँ से मिल सके। In gas laser, an electric current is discharged through a gas inside the laser medium to produce laser light. अब हमने क्या करना होता है, किसी न किसी सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है एटम्स को कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं लेज़र मीडियम के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए, एंड इन रिटर्न हमारे पास फिर लेज़र जो है वो प्रोड्यूस होता है। यानी यहाँ पे हम कोई लाइट सोर्स नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाते हैं लेज़र मीडियम के अंदर से, उन गैस के अंदर से, और उस करंट की वजह से या उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए आपका जो मीडियम होता है वो पंप होता है। पंप होने का मतलब जो एटम्स हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और फिर एक्साइटेड स्टेट से भी वापस उनको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का ही इस्तेमाल करते हैं। A gas laser is the first laser that works on the principle of converting electrical energy into light energy। यानी ये हमारे पास वो पहली डिवाइस थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया था, यानी बेसिकली हम करंट प्रोवाइड कर रहे थे और आउटपुट में हमें लेज़र लाइट जो है वो मिल रही थी। It produces a laser light beam in the infrared region of the spectrum at 1.15 माइक्रोमीटर। यानी गैस लेज़र जो हैं इनके ज़रिए से ना सिर्फ हम विजिबल लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं
बल्कि ऐसी लेज़र्स भी हम बना सकते हैं जो कि हमें लाइट के अलावा भी डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करें। और गैस लेज़र से हमें इंफ्रारेड रीजन के अंदर, यानी इंफ्रारेड जो रीजन है, ये इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको भी हम आम आँख से नहीं देख सकते। ये हमारे पास वो रेज़ हैं जिनकी जो एनर्जी है वो हमारी विजिबल लाइट से कम होती है। सो इंफ्रारेड रीजन में हम लेज़र प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू गैस लेज़र्स, और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास 1.15 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। यानी जो आपके पास लेज़र है उसकी मदद से ना सिर्फ हम विजिबल लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्कि इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, आपके पास रेडियो वेव्स, या हमारे पास गैमा रेज, या डिफरेंट टाइप्स की जो एक्स रेज हैं वो भी हम लेज़र की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। Gas lasers are used in applications that require laser light with very high beam quality and long coherence length. अब गैस लेज़र्स से हमें जो लेज़र आउटपुट मिलती है उसकी क्वालिटी ये होती है कि जो बीम स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। बीम स्ट्रेंथ का मतलब एक तो कोहेरेंसी ज़्यादा होती है। जब कोहेरेंट लाइट होती है तो बहुत ज़्यादा पावर जो है वो स्मॉल एरिया में कंसनट्रेटेड होती है। जब हमने लेज़र की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पे इस चीज़ को हमने एलैबोरेट किया था कि कोहेरेंस होने से लाइट का हमें क्या फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा जो फोटॉन्स होते हैं वो एक थोड़े से एरिया में पैक्ड अप हुए होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा लाइट एक स्मॉल एरिया में कंसनट्रेटेड होती है तो उससे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो गैस लेज़र्स के नतीजे में हमें एक तो हाईली इंटेंस लाइट मिलती है, और दूसरा बीम क्वालिटी भी हाई होती है। हाई बीम क्वालिटी का मतलब कि आपकी जो लेज़र बीम है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर जाएगी विदाउट डिस्पर्सिंग। यानी डिस्पर्शन वैसे तो लेज़र लाइट के अंदर होती नहीं है, मतलब वो फैलती नहीं है, साइडों पे नहीं जाती है, शार्पली फोकस्ड होती है। लेकिन फिर भी जब वो एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है तो वो साइडों पे कुछ ना कुछ डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है। तो गैस लेज़र से हमें जो लेज़र बीम मिलती है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के बाद भी उसके अंदर डिस्पर्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है, और इसके अलावा उसकी कोहेरेंसी ज़्यादा होती है। कोहेरेंसी का मतलब कि हमें ज़्यादा इंटेंस बीम जो है वहाँ पे मिल सकती है ड्यू टू कोहेरेंट नेचर। गैस लेज़र्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स के गैस लेज़र्स हम यूज़ कर सकते हैं। हीलियम नियॉन, डेफिनेटली इसमें हीलियम गैस और नियॉन गैस का मिक्सचर हम यूज़ करेंगे। आर्गोन आयन लेज़र्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स, कार्बन मोनोऑक्साइड लेज़र्स, एक्साइमर लेज़र्स, नाइट्रोजन लेज़र्स, हाइड्रोजन लेज़र्स। अब ये डिफरेंट गैस हैं या गैस के मिक्सचर्स हैं जिनको हमने यूज़ किया हुआ है, और उसकी बेसिस पे हमने लेज़र्स को डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास गैस लेज़र की एक जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको दिखाई गई है। ये हमारे पास ट्यूब है जिसके अंदर हम गैस मिक्सचर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीलियम नियॉन लेज़र जो है उसको दिखाया गया है, और यहाँ पे इसके दो एंड्स होते हैं हमारे पास। एक आपका कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा, एक एंड एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, और इन एंड्स को हम पावर सप्लाई के साथ जोड़ देंगे, यानी आपकी जो बैटरी है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जब करंट यहाँ से पास करवाया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इन एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी, और उसके बाद जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए लेज़र एक्शन हम अचीव करेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे हमने मिरर असेंबली यूज़ की होती है। एक को हम कहते हैं हाई रिफ्लेक्टर, जो हमारा 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, और जो हमारा पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है जिसमें 99% तक हमने इसको रिफ्लेक्टिंग बनाया होता है, लेकिन लेस देन 1% वो ट्रांसमिशन भी कर रहा होता है। तो वो जो उसका वो हिस्सा जहाँ से वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा बल्कि ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब बाहर निकलने दे रहा है, वहाँ से जो है वो हमारी लेज़र लाइट हमें एमिट होती है, लेज़र लाइट हमें आउटपुट के तौर पे मिलती है। तो इसलिए इस मिरर को जो है वो हम आउटपुट कपलर का नाम भी देते हैं। यानी जो दो मिरर्स हम दो साइडों पे यूज़ करते हैं, एक हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर, तो जो टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है उसको हम हाई रिफ्लेक्टर का नाम देते हैं, और जो हमारा पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है उसको हम आउटपुट कपलर कहते हैं। The type of gas used to construct the laser medium can determine the laser wavelengths और efficiency। अब जिस भी किस्म की गैस हम इस मीडियम के अंदर यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट कलर्स की या डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट जो है वो मिलेगी। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हर मीडियम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और हर दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जब हम ट्रांजिशन करवाते हैं तो जितना उन एनर्जी लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी ही एनर्जी की या उतनी ही फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो हमें लेज़र के तौर पे मिलती है।
सो अगर हम डिफरेंट कलर्स की या डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड लेजर्स। अ लिक्विड लेजर इज़ अ लेजर दैट यूजेज द लिक्विड एज अ लेजर मीडियम। अब इसके अंदर हम एक लिक्विड सोल्यूशन यूज़ करेंगे। इन लिक्विड लेजर्स लाइट सप्लाइज एनर्जी टू द लेजर मीडियम। अब इसके अंदर भी हम लाइट को एज अ पंप सोर्स यूज़ करते हैं। A dye laser is an example of the liquid laser. A dye laser is a laser that uses an organic dye as the laser medium. अब डाई जो है ये हमारे पास से कोई से दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, उसको हम डाई कहते हैं। तो यहाँ से पे भी हम क्या करते हैं, दो लिक्विड को जो है वो मिक्सअप करते हैं, तो उससे हमारे पास डाई बनता है। उसको हम, चूँकि वो केमिकली मिक्सअप होते हैं, डाई सोल्यूशन जब बनता है, एक हमारे पास वैसे हम कलर्स मिक्सअप करते हैं, तो एक हमारी वैसे फिज़िकल मिक्सचर होता है जिसमें हम दो चीज़ों को फिज़िकली मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई दो सॉल्यूशन केमिकली मिक्सअप होते हैं तो फिर हमारे पास डाई सॉल्यूशन बनता है। तो डाई लेज़र जो है, इसका मतलब हमने दो लिक्विड्स को जो है वो मिक्सअप किया होगा और वो लिक्विड जो है वो केमिकली बाउंड होंगे, यानी केमिकली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए होंगे। सो अ डाई लेज़र जो है वो हमारे पास एग्जांपल है लिक्विड लेज़र्स की, यानी इसमें हम दो लिक्विड्स का डाई जो है उसको यूज़ करते हैं। डाई लेज़र इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई मिक्सड विद द सॉल्वेंट। इसमें हम एक ऑर्गेनिक डाई यानी दो एलिमेंट्स का, दो लिक्विड्स का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक लिक्विड जो है उसको एक सॉल्वेंट जैसा कि वाटर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर हम डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। These lasers generate laser light from the excited energy states of organic dyes dissolved in liquid solvents। यानी वो जो लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर हमने डिफरेंट डाइज जो हैं वो डिज़ोल्व किए होंगे, उन डाइज़, वो डाइज़ बेसिकली हमारा एक्टिव मीडियम है, यानी वो बेसिकली डिसाइड करते हैं, उनके अंदर ही जो है वो एक्साइटेड स्टेट्स या मेटास्टेबल स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, और उन डाइज़ के अंदर ही जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन होती है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, जिसके नतीजे में हमारा जो लेज़र एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है, या लेज़र लाइट जो है वो हमें मिलती है। सो जिस भी किस्म का हमने लेज़र अचीव करना होगा या जिस वेवलेंथ की लाइट हमने यूज़ करनी होगी, उसी किस्म का डाई जो है वो हम यूज़ करेंगे। यानी डाई मीन्स हमारा एक लिक्विड सोल्यूशन, और उस डाई को फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके हम एक एक्टिव मीडियम के तौर पे उसको यूज़ करेंगे। इट प्रोड्यूसेस लेज़र लाइट बीम इन द नियर अल्ट्रा वायलेट टू द नियर इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब जो हमारे पास गैस लेज़र्स थी, गैस लेज़र्स में हमने कहा कि वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर हमें लेज़र लाइट जो है वो दे सकती है। जो हमारे पास सॉलिड स्टेट लेज़र थी उसके अंदर से हमें विजिबल लाइट मिलती थी, यानी डिफरेंट कलर्स की लाइट मिलती थी। अब उसके बाद जो लिक्विड लेज़र्स हैं, लिक्विड लेज़र्स के अंदर हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी एक लेज़र बीम की फॉर्म में मिल सकती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज से लेकर इंफ्रारेड रीजन तक डिफरेंट कलर्स की लाइट हमें मिल सकती हैं। यानी अल्ट्रा वायलेट जो है ये हमारा विजिबल के बाद आता है, यानी विजिबल लाइट से ज़्यादा एनर्जी की रेज होती हैं, और जो इंफ्रारेड होती हैं वो विजिबल से पीछे हैं। यानी इंफ्रारेड से लेकर, यानी वो लाइट जो विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं उससे कम एनर्जी की लाइट, वहाँ से लेकर विजिबल लाइट भी एंड अप टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, वो सारा रीजन जो हमारे पास है इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रा वायलेट तक का, वो सारी जो स्पैन है उन सारी वेवलेंथ्स की या उन सारी एनर्जीज़ की जो रेडिएशंस हैं वो हम डिफरेंट गैस, डिफरेंट लिक्विड्स यूज़ करके या डिफरेंट डाइज यूज़ करके वो सारी वेवलेंथ लेज़र की अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेमीकंडक्टर लेज़र। In semiconductor lasers, a PN junction of a semiconductor diode forms the active medium or laser medium। अब यहाँ पे जो हमारा PN जंक्शन होता है वो एक एक्टिव मीडियम के तौर पे यूज़ होता है। द ऑप्टिकल गेन इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन द सेमीकंडक्टर मटीरियल, यानी हमारा वो जो PN जंक्शन है या जो सेमीकंडक्टर मटीरियल है वहाँ से हमें ऑप्टिकल गेन मिलता है। ऑप्टिकल गेन मीन्स कि हमारे पास सेमीकंडक्टर जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर वही हमारा एक्टिव मीडियम होता है, उसी मीडियम के अंदर लेज़र एक्शन प्रोड्यूस होता है और वहीं से हमें लेज़र लाइट जो है वो आउटपुट के तौर पे मिलती है, और वो जितनी भी लाइट हमें आउटपुट में मिलती है वो हमारा ऑप्टिकल गेन होता है। सेमीकंडक्टर लेज़र्स आर डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड स्टेट लेज़र्स, मतलब ये सॉलिड स्टेट लेज़र से डिफरेंट है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन सॉलिड स्टेट लेज़र्स लाइट एनर्जी इज़ यूज एज द पम्प सोर्स, वेयर एज इन सेमीकंडक्टर लेज़र्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज एज द पम्प सोर्स। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी बेसिकली यहाँ पे भी हम बैटरी का यूज़ करेंगे जिस तरह से हम गैस लेज़र्स के अंदर करते थे।
सेमीकंडक्टर लेज़र्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? दिस लेज़र्स आर वेरी चीप, कॉम्पैक्ट साइज एंड कंज्यूम लो पावर। अब सबसे पहले तो ये चीप हैं, यानी इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। कॉम्पैक्ट साइज़ की होती हैं, मतलब बहुत इसको इनक्लोज किया होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो हमारा पीएन जंक्शन होता है, आपने अगर डायोड भी देखा हो तो हमारे पास एक छोटी सी चिप होती है जिसको हमने इनक्लोज किया होता है। तो जब आप पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो आपके पास क्वालिटी है वो ये है कि साइज़ आपके पास रिड्यूस हो जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट साइज़ में, एक छोटे पैक्ड साइज़ में आपको वो लेज़र मिल जाता है। इसके अलावा लो पावर कंज्यूम करता है, यानी जो इनपुट पावर होती है, यानी छोटी बैटरी या कोई सेल, लो पावर का सेल यूज़ करने से भी वो लेज़र जो है उनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, यानी इनपुट पावर जो है उनको ज़्यादा नहीं चाहिए होती। सेमीकंडक्टर लेज़र्स आर ऑल्सो नोन एज लेज़र डायोड्स, इनको हम लेज़र डायोड्स का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी लेज़र्स की, जिनको हमने लेज़र मीडियम या एक्टिव मीडियम की बेसिस पे क्लासीफाई किया था। अब डिफरेंट लेज़र्स जो हैं उनको हम डिफरेंट किस्म की लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिस किस्म की लाइट हमें चाहिए होगी, हमें विजिबल लाइट में चाहिए, रीजन में चाहिए, हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन का कोई लेज़र चाहिए, हमें इंफ्रारेड रीजन का कोई लेज़र चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक चीप लेज़र यूज़ करना चाहते हैं, यानी हमें बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं चाहिए, लेकिन हम साइज़ को प्रेफर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी इनपुट पावर ज़्यादा ना हो, तो जहाँ पे हम ये वाली क्वालिटीज़ जो है हमारी ये रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर लेज़र का यूज़ करेंगे। सो जो डिफरेंट टाइप्स के लेज़र्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट टाइप्स के लेज़र जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं।